गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए मॉडल सेट में से इकोनॉमिक्स के सेट 2 के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सेक्शन ए है उसमें 1 से लेकर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको एक वाक्य में देना और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है और इसके लिए माध्य प्राप्तांक जो है वो निकालना है। तो माध्य प्राप्तांक जो निकालते हैं वो जनरली है कि चारों सब्जेक्ट्स को जोड़ के और उसको जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसे भाग दे दिया जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या है? तो इसका आंसर होगा कि लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। मतलब आय या धन के वितरण को फिगर के माध्यम से दिखाना ही लॉरेंज वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और उसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक और प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप आदि न घटित हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम का नाम लिखना है। निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारी योजनाओं में से मनरेगा जो है वो सबसे पॉपुलर है और लगभग हर गांव में ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण के जो सबसे बड़े स्रोत है वो है शिक्षा, जैसा आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था? तो इस अभियान की शुरुआत चाइना से हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। इस सेक्शन में 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और इन प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अकॉर्डिंग माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष को लिखना है। तो माध्यिका के गुण हम लोग लिख सकते हैं, इसकी गणना सरल होती है, यह सुपरिभाषित है, बड़े व छोटे पदों से यह प्रभावित नहीं होता है। और वहीं माध्यिका के दोष में हम लोग पहला दोष लिख सकते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में अतिरिक्त कार्य करना होता है। नेक्स्ट है, गणितीय गणनाओं के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। एंड थर्ड इज, यह अनुमानित माध्य है, इसमें एक्यूरेट आंसर आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सूचकांक के कोई 3 लाभ बताना है। तो सूचकांक का पहला लाभ हम लोग बोल सकते हैं, सूचकांकों द्वारा समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। नेक्स्ट लाभ हम लोग लिख सकते हैं, सूचकांकों की सहायता से समाज में जीवन स्तर के परिवर्तन का ज्ञान होता है, यह वास्तविक आय में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सूचकांकों के तीसरा लाभ हम लोग में लिख सकते हैं, इनकी सहायता से वेतन भत्तों में परिवर्तन करके वास्तविक आय को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं जो है कि 12 नंबर क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखते हैं कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। यानी कि सापेक्ष निर्धनता जो है वो एक जगह की तुलना दूसरे जगह की पाई जाने वाली निर्धनता से करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निरपेक्ष निर्धनता क्या है। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, यानी कि निरपेक्ष निर्धनता जो है वो अपनी ही देश की निर्धनता के स्तर को कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
सबसे पहली बात है कि किसान जो है वो कृषि पर निर्भर है और हमारे देश में कृषि जो है वो सालों भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये साल के बहुत छोटे समय में चलती है, जिससे कि किसानों को बहुत कम आय होती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि खाद बीज आदि खरीदने, मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उन्हें कृषि यंत्र, हल, बैल आदि खरीदने तथा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख की भी आवश्यकता होती है। यानी कि किसानों को अपने कई काम करने के लिए जब उनके पास पूंजी नहीं होती है तो उनको साख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें समय समय पर बैंक से या लोगों से उधार या लोन लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन सी में, जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं जिनमें से किन्हीं 3 का आंसर आपको देना है अधिकतम 150 शब्दों में, और इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है वो 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें 15 और 16 जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशंस हैं। आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर कि क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, समझाइए या बताइए। तो निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध का मतलब ये एक दूसरे से सर्कल के थ्रू कोरिलेटेड होते हैं। अगर निर्धनता होगी तो निर्धनता के कारण कोई भी बच्चा अपनी स्किल्स में सुधार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो अच्छी आय प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बेरोजगार आदमी जो है उसके पास आय की कमी होगी, जिसके कारण वो फिर से अपनी स्किल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो हमेशा गरीब रहेगा और उसकी गरीबी जो है वो कभी कम नहीं होगी। ये हो गई समझने वाली बात। देखते हैं हम लोग इसको कि लिखा कैसे जाए। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन ही बना रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग जैसे चाहें अपने शब्दों में थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये तो बेरोजगारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए निर्धनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक निर्धन व्यक्ति जो है वो पैसे के अभाव में अपनी स्किल्स का जो विकास है नहीं कर पाता है, जिसके कारण हुआ कि उसकी आय हमेशा कम ही होती है और वो उच्च आय वाले पदों पर स्थापित नहीं हो सकता या फिर उच्च आय वाले कार्यों को करने के लायक खुद को नहीं बना सकता, जिससे उसकी आय हमेशा कम रहती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो अच्छे रोज़गार में नहीं लग पाता और उसके पास बेरोजगारी की समस्या जो है वो हमेशा लगी रहती है। तो निर्धनता और बेरोजगारी जो है वो एक दूसरे से इसी प्रकार से संबंधित है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कम करने में की ओर सहायता नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो लिख सकते हैं वह है निर्धनता। भारत के अधिकतर लोग निर्धन होते हैं, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में भी असफल होते हैं, जिसके कारण क्या है कि मानव पूंजी, एक अच्छी मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण क्या है कि लोग जो है वो अपने स्किल्स में अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण भी मानव पूंजी के विकास में बाधा पहुंचती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है सीमित क्षेत्रों का ज्ञान। मानव पूंजी निर्माण में ज्ञान का बहुत महत्व है। कोई भी इंसान के पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, वो उतने ही अधिक क्षेत्रों में काम कर पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि नॉलेज को लोगों ने बांट के रखा है, उसको सीमित करके रखा है कि बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैथ नहीं पढ़ सकता, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता, ज्योग्राफी पढ़ने वाला स्टूडेंट फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स के पास एक मतलब सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज ही पहुंच पाता है, जिससे उनका नॉलेज का लेवल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता, वो एक से ज़्यादा फील्ड्स में काम नहीं कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है मानव पूंजी निर्माण का। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारी जगहों पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या अगर अच्छी हैं तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की पहुँच में नहीं है, जिसके कारण क्या है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। रिजल्ट क्या होता है कि मानव पूंजी के निर्माण में बहुत सारे लोग अस्वस्थता के कारण जो है अपना योगदान नहीं दे पाते।
एक बहुत अच्छा आदमी है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, बट उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस उतनी अच्छी नहीं है कि वो सब अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर सके, उसको इस्तेमाल करके फील्ड में काम कर सके। तो ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जब वो आदमी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से काम ही नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। सभी क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण भी लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव। भारत में शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी कुछ क्षेत्र तक ही सीमित हैं। अभी तक कुछ क्षेत्रों में तो प्राथमिक स्तर की भी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ में या सुदूर ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचार प्रसार भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अतः यह भी मानवीय पूंजी निर्माण की एक मुख्य समस्या हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज जनसंख्या वृद्धि। हर समस्या के पीछे जनसंख्या जरूर होती है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि देश में जनसंख्या में हो रही वृद्धि मानव पूंजी निर्माण में हमेशा रुकावट लाती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको फैसिलिटीज़ जो है उस लेवल पर प्रोवाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण क्या है जो मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, बाकी ट्रेनिंग एंड स्किल्स की फैसिलिटीज़ जो है उन लोगों तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारणीय क्वेश्चन नंबर 19 कि धारणीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या करना है। तो धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैडलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना। धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम लोग संसाधनों का आज भी भरपूर उपयोग करते हैं, परंतु उनकी उपयोग की मात्रा उतनी ही होती है ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी उपयोग के लिए ये संसाधन उपलब्ध हो सके। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि धारणीयता की धारणा एक ऐसी धारणा है जिसमें संसाधनों का दोहन इस तरीके से किया जाए जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। धारणीय या स्थायी या निर्वहनीय या निरंतर विकास कहलाता है। वर्तमान में धारणीय विकास एक वैश्विक दृष्टिकोण बन गया है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसको रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम भी रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहा जाता है इसको। इस सम्मेलन में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन जो है वो विश्व के देशों ने दिखाया था, और वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था उसका भी मूल मुद्दा जो है वो सतत विकास ही था। तो ये थे सभी प्रश्नों के उत्तर। मैं इस छोटे से वीडियो में बताने का मैंने कोशिश किया, क्योंकि पहले वाली वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो आशा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इनको थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।